Hello friends, I am Khushi Joshi from GMSS Pattu Kala, फतेहाबाद हरियाणा। वेलकम बैक टू आवर चैनल माय न्यू क्लासरूम। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। हमारा न्यू सेशन शुरू हो रहा है 2021 और 22 में। आपके लिए अब मैं अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ इकोनॉमिक्स के लिए। सबसे फर्स्ट चैप्टर हम ले लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसी की परिभाषा को जान लेते हैं कि क्या है। सबसे ईजिएस्ट जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बिल्कुल कुछ 4 या 5 अक्षर की होगी, पर आपको इजीली याद हो जाएगी। तो देखिए, अर्थशास्त्र क्या है। सबसे पहले तो जान लीजिए अर्थ क्या है। अर्थ का अर्थ है धन, और शास्त्र का अर्थ है जो शास्त्र या में ज्ञान कराने वाला, जो भी कोई शास्त्र है या कोई पुस्तक है, ठीक है। तो धन की संबंधित क्रियाओं का ज्ञान करवाने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं, या आर्थिक क्रियाओं का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। ये तो हुई ईजिएस्ट जो अपनी परिभाषाएं हैं, ठीक है। वो अब जान लेते हैं बुक्स के अंदर क्या परिभाषाएं दे रखी है, वो देखिए। वो क्या कहता है कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक है। उसमें क्या है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है, और साधन है वो सीमित है। उन साधनों के द्वारा वह अपनी जो भी लाभ या संतुष्टि प्राप्त करता है, उन सब कार्यों का अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। तो यही हमारी बुक की परिभाषा है। ना हमें कोई रट्टाफिकेशन करनी है, जो नाम दिया गया है उसी में से हमें अपनी डेफिनेशन निकालनी है, जो कि हम अब अपने इस लेसन में आपको मैं जैसे जैसे करूँगी वैसे वैसे आपको समझा दूंगी कि हमें कैसे हम इसको ईजी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा मैंने बता दी है। नेक्स्ट में हम चल लेते हैं कि अर्थशास्त्र की ये परिभाषा हमने बता दी, लेकिन अब अर्थशास्त्र में जितने भी अर्थशास्त्री होते हैं वो अपनी परिभाषाएं देते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके साथ साथ अपनी परिभाषाएं देते हैं। तो अर्थशास्त्र की भी अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषाएं बताई है, जिसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि 4 परिभाषाएं इस लेसन में हमें दी गई है। धन संबंधी परिभाषा, कल्याण भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा और विकास केंद्रित परिभाषा। तो सबसे पहले हमारी परिभाषा आती है धन संबंधी परिभाषा। साथ साथ में इसके मैं क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगी, जो छोटे कई बार 1 नंबर के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, मल्टीपल भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले धन संबंधी परिभाषा किसने दी? तो एडम स्मिथ ने दी, 1776 में दी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसका हिंदी रूपांतरण था कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति एवं कारणों की खोज है। तो अब इन्होंने ये पुस्तक लिखी। अब इन्होंने परिभाषा क्या थी धन संबंधी, वो हम जान लेते हैं कि धन, उनके अनुसार कि धन क्या है, धन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, एवं धन के मामले में हम बचत एवं निवेश किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, ये सब उनकी परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो हमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, इजीली हमें जानना है कि धन संबंधी परिभाषा है तो धन क्या है, धन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, एवं निवेश एवं बचत कि हम कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारे धन की परिभाषा। अब हमारे कोई परिभाषा देता है या कोई भी नई आविष्कार होता है तो उसके बदले मतलब आलोचक उसके बन ही जाते हैं, तो आलोचना होनी भी आवश्यक है। तो इसके आलोचक थे कार्लाइल, रस्किन, मॉरिस, ठीक है। इन्होंने इसे दुखदायी विज्ञान कहकर इसकी परिभाषा दी। कहते हैं कि इसमें सिर्फ धन पर फोकस किया गया है, उसके अलावा किसी चीज़ का उन्होंने अध्ययन नहीं किया है, इसलिए उन्होंने उसे दुखदायी विज्ञान कहा है। नेक्स्ट हमारी परिभाषा आ जाती है भौतिक विज्ञान संबंधी परिभाषा। अब ये भी जान लेते हैं, इसमें भी छोटा क्वेश्चन बनता है कि भौतिक विज्ञान संबंधी परिभाषा किसने दी? डॉक्टर मार्शल ने दी, 1890 में दी, ठीक है। और इसका उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हमारे सामने ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है, या अर्थशास्त्री किस अर्थशास्त्री ने लिखी, तो वो आ जाएगा डॉक्टर मार्शल हैं। उनका कहना है कि ये जो अर्थशास्त्र है वो मानवीय
मानवीय क्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, यह मानव जो है वो सामाजिक कार्यों के अंदर संलग्न रहता है। ठीक है, तो वो जो भी कार्य करते हैं उनमें जितने भी भौतिक पदार्थ है उनका इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि उन्हें अधिकतम कल्याण हो। ठीक है, तो वही जो भौतिक पदार्थों से उन्हें अधिकतम कल्याण हो वही उनकी परिभाषा है अर्थशास्त्र संबंधी। ठीक है, तो अब उसके भी आलोचक हैं। आलोचना क्या करते हैं कि किस किसने की, रॉबिन्सन ने की, सिर्फ एक व्यक्ति ने की, और उसने कुछ मुख्य बिंदु भी बताए हैं कि किस किस तरीके से उसने अपनी आलोचना के मुख्य बिंदु दिए। तो उसका सबसे पहले तो रॉबिन्सन का कहना था कि जो हम अर्थशास्त्र के जो अध्ययन क्रियाएं हैं उसमें केवल कोई भौतिक पदार्थों का अध्ययन नहीं करता, यह सभी प्रकार के पदार्थों का अध्ययन करता हो, चाहे फिर वो भौतिक पदार्थ हो या अभौतिक। या फिर दूसरा उसका आलोचना का बिंदु था कि अर्थशास्त्र के अंदर सभी प्रकार के मानवों का या मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक सामाजिक प्राणी का ही किया जाए। एकांत में या समाज से दूर भी तो लोग रहते हैं जो समाज के अंदर नहीं है, तो सामाजिक प्राणी एवं चाहे कोई एकांत में रहता हो सबके लिए अध्ययन किया जाता है। तो ये कुछ उसके मुख्य बिंदु थे आलोचना के। आलोचना भी जरूरी होती है फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ का आविष्कार होता है तो उसके आलोचक अपने आप बन ही जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारी परिभाषा आती है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। जिसने आलोचना की उसने नई परिभाषा भी दे दी, और परिभाषा भी इसी नाम में कहीं ना कहीं छुपी हुई है कि इसने अपनी एक पुस्तक लिखी 1932 में जिसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, उसकी जो दुर्लभता संबंधी जो परिभाषा थी उसके अंदर क्या छिपा है उस डेफिनेशन के अंदर, तो हम उसके नाम पर ही गौर कर लेते हैं कि दुर्लभता संबंधी परिभाषा। अब दुर्लभता किस चीज़ की है, हमें उस चीज़ को देखना है कि देखो हमारे आवश्यकताएं हैं वो है असीमित, और जो हमारे साधन है वो सीमित, यानी सीमित है इसका मतलब दुर्लभ है। तो उसका यही कहना था रॉबिन्सन के अनुसार कि हमारी जो अर्थव्यवस्था में साधन सीमित हैं और आवश्यकताएं असीमित हैं, उनको इस प्रकार से हमें उपयोग करना कि हमें अधिकतम कल्याण भी हो जाए तथा उचित प्रकार से हम उन साधनों का प्रयोग कर लें। यही उस अर्थव्यवस्था यानी उस अर्थशास्त्र की जो दुर्लभता संबंधी परिभाषा है उसमें रॉबिन्सन ने कहना चाहा। लेकिन इसके भी आलोचक हुए। आलोचक कौन हुए? डार्विन हुए, ये फ्रेजर हुए या एली हुए। इन्होंने अपनी आलोचना के बिंदु बताए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चुनाव पे केंद्रित एक समस्या है या एक परिभाषा है। कैसे? क्योंकि उन्होंने दुर्लभता संबंधी परिभाषा बताई ना कि सिर्फ हमें दुर्लभता संबंधी या हम किस प्रकार चुनाव करें साधनों का, सिर्फ चुनाव पर ही केंद्रित रखा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव के अलावा किसी अन्य चीज़ों पर गौर नहीं दिया गया है, इसलिए उन्होंने इसे आलोचना का मुख्य बिंदु माना। फिर हम अपनी नेक्स्ट पे चल लेते हैं विकास केंद्रित परिभाषा। अब उसके लेखक हैं या अर्थशास्त्री हम मान ले, हमें अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस भी ध्यान रखने हैं। कैसे कि कई बार हमें पूछ लेता है विकास केंद्रित परिभाषा किसने दी, तो हमें कई बार अर्थशास्त्रियों के नाम याद नहीं रहते, तब वहाँ पर हम क्या याद रखेंगे, जैसे आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी या नोबेल पुरस्कार विजेता जो आधुनिक अर्थशास्त्री कहलाते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके अर्थशास्त्री कौन थे वैसे? सैमुएल्सन, फर्गुसन, पीटरसन, इन्होंने इसकी परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी ये भी हमें साथ साथ याद करते चलना है। परिभाषा उन्होंने ऐसे दी कि सीमित साधनों एवं असीमित आवश्यकताओं का इस प्रकार मनुष्यों द्वारा प्रयोग करना जिससे उन्हें अधिकतम संतुष्टि हो तथा उनके समाज का अधिकतम कल्याण हो, विकास हो। ये उनकी परिभाषा दी फ्रेंड्स। इतनी ज़्यादा कोई टफ नहीं थी। हमें उसके जो सन है सभी परिभाषाओं के वो हमें याद रखने हैं और साथ के साथ हमें रिवीजन करना है। मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगी ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र कितने भागों में बंटा है। तो नॉर्वे का एक अर्थशास्त्री थे रैग्नर फ्रिश, उन्होंने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। उसके अंदर मैं सबसे पहले आपको व्यष्टि के बारे में बता देती हूँ कि ये जो अंग्रेजी भाषा में जो प्रयुक्त होता है माइक्रो, ठीक है, ये व्यष्टि को इंग्लिश में नाम है। ठीक है, और ये ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रो से लिया गया है जिसका अर्थ है स्मॉल यानी छोटा।
यानी संक्षिप्त रूप, यह एक छोटे लेवल है अर्थशास्त्र का, ठीक है। ये पूरी अर्थव्यवस्था में छोटा लेवल है, यह एक देश या एक देश तक सीमित है। यानी इसके अंदर हम परिभाषा इसकी बनानी चाहें तो किसी व्यक्तिगत, फर्म, गृहस्थ या उद्योग, मजदूर की मजदूरी, इन सभी चीज़ों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र करता है। यानी छोटे लेवल पे गृहस्थ अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। तो ये हमारी हो गई व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। अब हमारी समष्टि अर्थशास्त्र क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा के मैक्रोस से लिया गया है, जिसका ग्रीक भाषा का जो शब्द है मैक्रोस, इसका अर्थ है बड़ा, ठीक है। अब बड़े में क्या आता है, बड़े में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, समस्त अर्थव्यवस्था इसके अंदर आ जाती है। अभी जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र सिर्फ एक देश तक सीमित था, पर उसके अंदर आयात निर्यात दूसरे देशों से, उसके अंदर सभी सम्मिलित होता है। यानी समस्त अर्थव्यवस्था या समस्त देशों की जो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है वह हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया व्यष्टि क्या है, समष्टि क्या है। समष्टि का अर्थ है बड़ा और व्यष्टि का अर्थ है छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत क्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। दो अंतर मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट हम चल लेते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका अध्ययन क्षेत्र कौन सा है। अगर आपको अध्ययन क्षेत्र कुछ इस तरीके से ना याद हो तो जैसे कि मैं याद करती थी, मैं उसी तरीके से बता देती हूँ कि अपनी ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक है उसमें जितने मतलब लेसन आते हैं वो उसके अध्ययन क्षेत्र हैं। क्योंकि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के हम जितने भी लेसन पढ़ेंगे वो उसी के लेसन जो आए हैं वो उसका अध्ययन क्षेत्र ही तो है। तो जैसे कि कुछ मैं आपको बता देती हूँ। मांग का सिद्धांत है पहला, तो हमें 4 सिद्धांत बताए गए हैं। मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, या फिर कीमत निर्धारण का सिद्धांत, या फिर साधन का चयन है, या साधन को किस प्रकार हम साधन कीमत मिलती है उसका चयन किस प्रकार या सिद्धांत है वो हमें जानना है। तो हम इसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स इन सिद्धांतों को ही पढ़ लेते हैं कि ये सिद्धांत क्या कहते हैं। सबसे पहला आता है मांग का सिद्धांत। अब मांग का सिद्धांत सबसे ईजीएस्ट है ये इसकी डेफिनेशन कि किसी उपभोक्ता की उपभोग यानी उसकी मांग तथा उसकी अधिकतम संतुष्टि का अध्ययन करने वाला मांग का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंदर मांग का निर्धारण कैसे होता है, मांग कैसे निर्धारित होती है, वही अध्ययन करता है ये मांग का सिद्धांत। सेकंड हमारा आता है उत्पादन का सिद्धांत कि उपभोक्ताओं के लिए क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, ये सब उत्पादन के सिद्धांत के अंदर आता है। यानी उन सब का अध्ययन कि उत्पादन किसका किया जाए, कैसे किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, ये सब उत्पादन के सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ये कीमत निर्धारण का। तो कीमत निर्धारण कि कोई भी वस्तु की मांग है या हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं, उत्पादन हो रहा है, तो उसके कीमत निर्धारण अति आवश्यक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता हो चाहे एकाधिकार हो, उनके अंदर कीमत निर्धारण होता ही है, किंतु उनका स्तर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में तो फर्म स्वीकारक होते हैं, निर्धारक नहीं होते, और एकाधिकार में अपनी कीमत के लोग निर्माता होते हैं। तो ये अपनी कीमत का निर्धारण अति आवश्यक होता है किसी भी मांग का, अगर मांग की पूर्ति हो रही है तो। नेक्स्ट आता है साधन कीमत सिद्धांत कि जैसे आपको भी पता है स्टार्टिंग में हमें लेसन में हमें पता चल जाता है कि अर्थशास्त्र में 4 हमें साधन बताए गए हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, ठीक है। उनकी जो हम कीमत अदा करते हैं, कीमत क्या, जैसे कि भूमि के बदले हम लगान देते हैं, यानी भूमि के बदले हम किराया नहीं देते उसके भूमि। फिर आता है पूंजी, पूंजी के बदले हम क्या देते हैं, ब्याज देते हैं, और श्रम के बदले हम मजदूरी देते हैं, और उद्यम के बदले हम लाभ प्राप्त करते हैं। तो वही उसकी कीमत हो गई कि यदि हम किसी को भूमि दे रहे हैं तो हम उसके बदले उसका लगान प्राप्त कर लेंगे, तो ये उसकी साधन की कीमत हमें पता चल जाती है, ये उसका भी सिद्धांत है, ठीक है। या हम किसी को मजदूरी पे काम करवा रहे हैं तो हम उसे उसका वेतन देते हैं, मजदूरी देते हैं, तो वो उसकी साधन की कीमत अदा कर रहे हैं। या अगर कोई उद्यम कर रहा है तो उसका बदले उसको जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो भी
साधन की कीमत अदा कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में मानते हैं। ये उसके आप ये भी समझ सकते हो कि ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक में लेसन आ जाएंगे। ये मांग का सिद्धांत है, उत्पादन का सिद्धांत है, लागत निर्धारण है, ये सब जो भी पाठ आते हैं वो उसके अध्ययन क्षेत्र ही हैं। आगे आता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अब महत्व क्या है। फ्रेंड्स, जब तक हम महत्व नहीं पढ़ेंगे हमें उसका अर्थ नहीं पता चलेगा, क्योंकि किसी चीज़ की सिग्निफिकेंस हमें उसकी प्रोफिशिएंसी ही बताती है कि उसका महत्व यानी उसकी गुणवत्ता क्या है। तो सबसे पहले हमें उसकी गुणवत्ता के बारे में या महत्व के बारे में पढ़ लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सबसे पहला जो है वो है कार्य प्रणाली, कि ये हमें अर्थशास्त्र की कार्य प्रणाली के बारे में ज्ञान करा देता है कि कोई किस प्रकार से कार्य चल रहे हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, किस प्रकार की नीतियाँ बनती है, ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में आता है। दूसरा हम देख लेते हैं कि भविष्यवाणी व्यष्टि अर्थशास्त्र में बता दिया जाता है कि हम भविष्यवाणी लगा सकते हैं कि अगर भविष्य में कभी कीमतें बढ़ती है तो मांग हमारी क्या होगी, घट जाएगी। अगर कीमतें घटती है तो मांग हमारी बढ़ जाएगी। ये सब भविष्यवाणी की जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा कीमत निर्धारण भी ये इसका मुख्य केंद्रीय समस्या भी है व्यष्टि अर्थशास्त्र की, कि हम कीमत निर्धारण सबसे ज़्यादा है कि कीमत अगर बढ़ती है तो मांग घट जाती है, तो इसका भी भविष्यवाणी की जाती है। और नेक्स्ट हमारा ये जो महत्व आ जाता है आर्थिक नीतियाँ भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर निर्धारित की जाती है कि अगर किसी भी प्रकार की अर्थशास्त्र के अंदर नीतियाँ बनाई जाती हैं तो उसको भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ सकते हैं कि कोई किसी अर्थव्यवस्था को सुधारने हेतु, कोई नए कार्यों को करने हेतु क्या नीतियाँ बनाई जा रही हैं वो भी। तो ये हमारी हो गई तीसरी महत्व। फोर्थ हमारा महत्व आता है कि आर्थिक कल्याण के लिए भी यह जागरूक कराता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आर्थिक कल्याण को भी बड़ा ही महत्व दिया जाता है। तो उसके साथ साथ हम अंतर्राष्ट्रीय जो भी नीतियां हैं ये भी इसके महत्व में है कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी जितनी भी नीतियां हैं उसके बारे में भी हमें पता चलता रहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के थ्रू, कि ये जैसे प्रबंध संबंधी जो भी हमारे सिद्धांत बनते हैं कि हम किसी भी अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु, प्रबंधन हेतु हम जो भी नीतियां लागू करते हैं, ये क्या है, ये सारे महत्व है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की गुणवत्ता बताते हैं। इसके थ्रू हम सब इसको जानते हैं व्यष्टि को। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही छोटा पाठ है। मैं तो यही कहूँगी कि व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है ये जो किताब है उसका सबसे छोटा पाठ है और सबसे इजी है। मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगी और इसको हम रिवाइज ज़रूर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने किया था अर्थशास्त्र, सबसे इजी जो हमारी परिभाषा है, धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं जितनी भी परिभाषाएं दी है अर्थशास्त्रियों ने, सबसे पहले धन संबंधी परिभाषा किसने दी, एडम स्मिथ ने दी। कब दी, 1776 में दी, और पुस्तक का भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट आती है भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, किसने दी, डॉक्टर मार्शल ने दी। कब दी, 1890 में दी। पुस्तक का नाम याद रखना है आपको। और आगे आती है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, ये रॉबिन्सन ने दी। कब दी, 1932 में दी। और तो फ्रेंड्स, आपने परिभाषाएं भी पढ़ ली। अब हम जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र कितने भागों में बंटा है। तो नॉर्वे का एक अर्थशास्त्री थे रैग्नर फ्रिश, उन्होंने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। उसके अंदर मैं सबसे पहले आपको व्यष्टि के बारे में बता देती हूँ कि ये जो अंग्रेजी भाषा में जो प्रयुक्त होता है माइक्रो, ठीक है, ये व्यष्टि को इंग्लिश में नाम है। ठीक है, और ये ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ है स्मॉल यानी छोटा, यानी संक्षिप्त रूप। यह एक छोटे लेवल है अर्थशास्त्र का। ठीक है, ये पूरी अर्थव्यवस्था में छोटा लेवल है। यह एक देश या एक देश तक सीमित है। यानी इसके अंदर हम परिभाषा इसकी बनानी चाहें तो किसी व्यक्तिगत, फर्म, गृहस्थ या उद्योग, मजदूर की मजदूरी, इन सभी चीज़ों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र करता है। यानी छोटे लेवल पे गृहस्थ अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। तो
ये हमारी हो गई व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। अब हमारी समष्टि अर्थशास्त्र क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा के मैक्रोस से लिया गया है, जिसका ग्रीक भाषा का जो शब्द है मैक्रोस, इसका अर्थ है बड़ा। ठीक है, अब बड़े में क्या आता है, बड़े में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, समस्त अर्थव्यवस्था इसके अंदर आ जाती है। अभी जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र सिर्फ एक देश तक सीमित था, पर उसके अंदर आयात निर्यात दूसरे देशों से, उसके अंदर सभी सम्मिलित होता है। यानी समस्त अर्थव्यवस्था या समस्त देशों की जो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है वह हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया व्यष्टि क्या है, समष्टि क्या है। समष्टि का अर्थ है बड़ा और व्यष्टि का अर्थ है छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत क्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। दो अंतर मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट हम चल लेते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका अध्ययन क्षेत्र कौन सा है। अगर आपको अध्ययन क्षेत्र कुछ इस तरीके से ना याद हो तो जैसे कि मैं याद करती थी, मैं उसी तरीके से बता देती हूँ कि अपनी ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक है उसमें जितने मतलब लेसन आते हैं वो उसके अध्ययन क्षेत्र हैं। क्योंकि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के हम जितने भी लेसन पढ़ेंगे वो उसी के लेसन जो आए हैं वो उसका अध्ययन क्षेत्र ही तो है। तो जैसे कि कुछ मैं आपको बता देती हूँ। मांग का सिद्धांत है पहला, तो हमें 4 सिद्धांत बताए गए हैं। मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, या फिर कीमत निर्धारण का सिद्धांत, या फिर साधन का चयन है, या साधन को किस प्रकार हम साधन कीमत मिलती है उसका चयन किस प्रकार या सिद्धांत है वो हमें जानना है। तो हम इसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। संबंधी परिभाषा, जैसा कि मैंने बताया 1890 में डॉक्टर मार्शल ने दी। परिभाषा के अंतर्गत क्या कहा था कि यह व्यक्तिगत सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की पूर्ति तथा उनका उपयोग करने से है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको याद हो ही गया होगा साथ के साथ। अब उसका मैंने कहा है जैसा कि व्यवसाय, ये जो साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन करता है, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। अब उसकी भी आलोचना के बिंदु थे। इसकी आलोचना किसने की थी ये मैं बता देती हूँ। रॉबिन्स ने दी थी आलोचना में क्या कहा था कि अर्थशास्त्र में सभी मनुष्यों के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वे समाज में रहते हो या बाहर। अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे उनसे कल्याण में वृद्धि हो या ना हो। ये उनके कुछ आलोचना के मुख्य बिंदु थे। अब दुर्लभता संबंधी रॉबिन्सन ने 1932 में दी। क्या कहकर दी कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानसिक व्यवहार का अध्ययन करता है। इसकी भी आलोचना की किसने? डर्बिन, फ्रेजर, एली ने। ठीक है। और अब है विकास केंद्रित परिभाषा। किसने दी? सैमुएल्सन, पीटरसन और फर्गुसन। उसको मैंने छोड़ दिया है। अब है अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने, संतुष्टि आएगा, थोड़ी बहुत गलतियां फ्रेंड्स हो जाती है, प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग के संबंध में करते हैं। अब इसका ये कुछ शॉर्ट टाइप में बनाया है। अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का विज्ञान है। कैसे? अब ये विज्ञान किस प्रकार है ये मैं बता देती हूँ कि आवश्यकताएं हमारी क्या है? असीमित है, और साधन हमारे सीमित है। अब हमारी आवश्यकताएं और सीमित साधनों का इस प्रकार चयन करना है कि अधिकतम संतुष्टि, विकास तथा कल्याण हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार का ये मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये जैसे कि मैंने बताया विषय सामग्री, जो हमारे बुक के अंदर जितने भी लेसन आएंगे वो सारे व्यष्टि के विषय सामग्री है, अध्ययन क्षेत्र हैं। मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत का सिद्धांत, या फिर साधन कीमत का सिद्धांत। तो ये मैंने आपको पढ़ाई दिया था। लंबी थोड़ी वीडियो हो रही है तो इसके लिए हमें थोड़ा सा विराम देना होगा। आगे हमने जैसे कि बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या था, महत्व भी हम जिक्र कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली के बारे में बताता है, भविष्यवाणी के बारे में बताता है, और आर्थिक नीति, आर्थिक कल्याण, प्रबंध संबंधी निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग, ये सब इसके